स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो आपको फिर से स्वागत करते हैं इस नई क्लास में। और कंप्यूटर का हिस्ट्री जो चैप्टर हमें स्टार्ट किए थे उसमें आपको कंप्यूटर का जो कुछ बेसिक बातें था वो बता दिया गया था। जनरेशन 1 का क्लास हो चुका है, जनरेशन 2 का क्लास हो चुका है और आज हम जनरेशन 3 का क्लास लेंगे। और इसमें इस वीडियो में जनरेशन 3 के बारे में जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उस सारे फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा और पंचम जनरेशन का हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में 3rd जनरेशन के बारे में टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, हम चूँकि छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबा समय न लगे और एक वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और सिलेबस ढंग से चल रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चल रहा है और घबराना बिल्कुल नहीं है। पेशेंस रखिए, सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 3rd जनरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3rd जनरेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोग जनरेशन कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का पीढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले उसका देखेंगे काल, यानी कि समय जो है क्या था, किस समय के दौरान जो है इसका आपको शुरू हुआ था इस तृतीय पीढ़ी का, ठीक है। इसके बाद इस पीढ़ी में देखेंगे कि तकनीक किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, क्या तकनीक आ गई थी इस पीढ़ी में, ठीक है। इसके बाद 3rd में हम लोग देखेंगे कि कौन सी भाषा का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद उसका उदाहरण देखेंगे, फिर उसका उपयोग देखेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्टोरेज वगैरह के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और तब जाके हमारा टोटली चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3rd जनरेशन का जो काल था, ठीक है। काल का अगर देखा जाए, काल का मतलब हो गया आपका समय, समय समय कब से कब था, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह आपको किसी किसी किताब में 1964 से 1971 लिखता है, ठीक है। 71 का मतलब हो गया कि 1971, ठीक है। और किसी किसी किताब में, ठीक है, किसी किसी किताब में जो है 1965 से आपको 1974 लिखता है, ठीक है। तो आपको सही क्या मानना है, देखिए आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है। दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों रहेगा तो ये वाला टिक लगाएंगे, हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। अगर दोनों नहीं रहा, ठीक है, तो जो रहेगा उसको टिक करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 64 से स्टार्ट, चलिए ना, 64 से 74 मुख्य रूप से 10 वर्षों का ये लिया जाता है, ठीक है। तो ये काल हो गया। अब इस पीढ़ी में जो है किस तकनीक का, कौन सा तकनीक का डेवलपमेंट हुआ, यानी तकनीक की बात कर रहा है, यानी कि टेक्निक का, ठीक है। कौन सा टेक्निक का विकास हुआ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब टेक्निक की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्निक देखिएगा तो इस समय जो है आईसी का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। पहला पीढ़ी में हमने क्या देखा है कि तकनीक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। दूसरा में हमने क्या देखा, ट्रांजिस्टर का देखा, जिसको सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। और ये चौथी पीढ़ी में जो है अब यह आईसी आ गया, यानी कि आपका जो है ट्रांजिस्टर से भी छोटा पार्ट में आ गया, ठीक है। छोटा पार्ट में आ गया, मतलब धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर हुआ, ट्रांजिस्टर से अब आईसी आ गया, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होगी, ठीक है, उस बात को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका तथ्य जो है, इसका किसका तथ्य हम लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य जो होगा ये होगा आपको आईसी के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे कि इसका खोज किसने किया, तो यहाँ पर आविष्कारक का हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। आविष्कारक का नाम लिखेंगे, आविष्कारक का नाम। अब यहाँ देखेंगे कि इसका खोज जो है आईसी का
तो इसको हम लोग इसको जैक क्लियर किल्बी, ठीक है, जैक क्लियर किल्बी नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जेसी किल्बी, ठीक, ध्यान रखिएगा, जेसी किल्बी, इन जेसी किल्बी जो है इसको जो है खोज किए थे, किसका, आईसी का। सेकेंड पॉइंट अब हम लोग देखते हैं क्या सेकेंड। अब देखिए आईसी के जा क्या था कि यह दो भागों में बांटा गया था। क्या भागों में बांटा था, दो भागों में। क्या था, एसएसआई, ठीक है, और दूसरा भाग क्या था, एमएसआई, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे, ठीक है। एसएसआई, ध्यान दीजिएगा कि आईसी जो है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब एसएसआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मॉल स्केल, ठीक है, और इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। देखिए इसका जो एब्रिएशन है कंप्यूटर का, यहाँ से पिछले आपको यहाँ कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एब्रिएशन से पूछा गया था। तो जब भी क्लास चल रहा हो तो उस क्लास में जब भी हम कोई एब्रिएशन बताते हैं तो उसको आप वहीं पर याद कर लेना है और वहाँ फोकस करना है। इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी कोई चीज़ के एब्रिएशन का दिखाया जाता है तो उसको आपको याद कर लेना है। और ऐसे जो है हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे आपको एब्रिएशन का केबल होगा, वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे, ताकि उसको जो है आप एक चार्ट बना लीजिएगा और उसको लिखते जाइएगा, 2-4 बार लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, और उसको 2-4 बार देखते रहिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन एब्रिएशन से ही आ जाता है। अब एमएसआई का हम लोग देखिए, एमएसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। देखिए कितना बढ़िया नाम है। यहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा भीड़ होगा याद करने की वर्ड, दम SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, कितना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला बात में ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आईसी का 2 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड, ठीक है, सर्किट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो है कुछ नोट्स है, ठीक है, हम नोट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए नोट में देखेंगे, अब देखिए कि यहाँ पर नोट 1 में जो है हम आपको लिखेंगे कि एसएसआई में, ठीक है, 10, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, 10 ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। अब ध्यान देखिएगा, प्रयोग होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड नोट में हम लिख देते हैं आपको, ठीक है, और तब जाके हम चीज़ों को समझा देंगे, ठीक है। एमएसआई, ठीक है, तो एमएसआई में 100, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, 100 ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, का प्रयोग 1 मिनट, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एसएसआई में, ठीक है, एसएसआई में जैसे आईसी को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, एक एसएसआई और एक एमएसआई, यानी कि एसएसआई का मतलब हो गया कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई का क्या हो गया कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो एसएसआई में 10, आप सोच सकते हैं सबसे पहले क्या था कि वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब का क्या हो गया, उस सबसे छोटा रूप आ गया ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर से भी छोटा रूप हो गया कौन सा, आईसी। अब सोच सकते हैं कि एक आईसी में आपको 10 ट्रांजिस्टर समाहित हो सकता था, तो उसको हम लोग एसएसआई बोलते थे। और जब एमएसआई की बात आई तो इसमें 100 ट्रांजिस्टर को हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे, यानी 100 ट्रांजिस्टर्स मिलकर एक
MSI IC का निर्माण हुआ। अब सोच सकते हैं कितना ही छोटा हो गया होगा। और आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिजिटल उपकरण होते हैं उसमें इस सब का बहुत पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। तो चलिए हम नोट नंबर आगे लिखते हैं। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए अब तीसरा नंबर पॉइंट जो है इस सबसे ज्यादा आपको याद करने वाला है, ठीक है। आईसी जो है सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन, ये तो भूलना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिलिकॉन का बना होता है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको तो आपको दम हर हाल में याद करना है, बेहिचक दक। ये आईसी का निर्माण सिलिकॉन से होता है, आईसी का निर्माण सिलिकॉन से होता है। और जैसा कि हमने बताया कि ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे होता है, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए कि हमने क्या लिखाया था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए आईसी में ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर सेकेंड में रजिस्टर्स, ठीक, और तीसरा जो है कैपेसिटर्स। देखिए आपको ध्यान देना है कि जो आईसी में जो है 3 तरह का फंक्शन काम करते हैं। कौन सा फंक्शन काम करते हैं? पहला नंबर आपको ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं, दूसरा नंबर क्या है, रजिस्टर्स है, और तीसरा नंबर कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये जरूर बताइएगा अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो रजिस्टर्स क्या है और कैपेसिटर्स क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि आईसी का जो है उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है आज के डेट में, ठीक है। आईसी का उपयोग, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। देखिए पहले लिख लेते हैं फिर आपको हम समझा देते हैं। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, 1 मिनट, किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए जैसे कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में, घड़ियां में यानी कि वॉच में, ठीक है, मोबाइल में, ठीक है, ठीक है, तथा अन्य जो है डिजिटल उपकरण में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अन्य डिजिटल उपकरण में, ठीक है, उपकरण में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ठीक है। देखिए अब हमको क्या करना है कि आईसी के उपयोग को हम लोग समझ लेना है। देखिए आजकल हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स देखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, यानी कि सारे चीज़ों में जितने भी चीज़ हम लोग अभी जो आप मोबाइल देख रहे हैं उसमें भी, ठीक है, आईसी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एकदम आंख बंद करके आप अगर तृतीय पीढ़ी का यानी 3rd जनरेशन का आपको क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो आंख बंद करके आईसी इस्तेमाल कीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जितने भी आपको डिजिटल आपको जो डिवाइसेस हैं अभी सभी में आईसी का प्रयोग होता है। इस पॉइंट को कुछ भी रटने और की ज़रूरत नहीं है, और इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है कि आईसी का उपयोग होता है, ठीक है। चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, डिजिटल आपको रेडियो हो,
कुछ भी आपको डिजिटल चीज है तो उसमें आपको आईसी का यूज होना ही होना है। ठीक है, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे वाला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसके उपयोग से देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय, देखिए अगला पॉइंट है अधिक विश्वसनीय बनाती है। ठीक है, अधिक विश्वसनीय बनाती है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे ही हम आईसी का उपयोग कर दिए, आईसी का जैसे ही हम उपयोग करना शुरू किए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, ठीक है, तब क्या हो गया कि जितने भी हमारे डिवाइसेस थे, ठीक है, वो क्या हो गया कि पहला नंबर तो उसका साइज बहुत छोटा हो गया। क्या हो गया? साइज बहुत छोटा हो गया। आप देख सकते हैं कि पहली जनरेशन में हम लोग कहाँ वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे, और दूसरा हम पीढ़ी में जैसे ही पहुँचे तो तकनीक का डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पर हम जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे, और ट्रांजिस्टर जो कि वैक्यूम से कई गुना छोटा था, ठीक है, और उससे कितना गुना छोटा हो गया आपको, कौन सा? आईसी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एक आईसी में 10 ट्रांजिस्टर आ जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और दूसरा में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें 100 ट्रांजिस्टर्स को समाहित कर सकते हैं। यानी कि अगर एक आईसी है, देखिए अगर मान लेते हैं कि यह आपको एक आईसी है, एरो का चिन्ह देते हैं, ठीक है, तो एक आईसी दे दिया हुआ है, ये आईसी है, तो इसमें हम 10 ट्रांजिस्टर का, ठीक है, 10 ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये SSI बोले, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। वहीं पे हम लोग दूसरा जो आईसी है उसमें अगर 100 हम लोग डाल देते हैं, 100 ट्रांजिस्टर डाल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 100 क्या है? ये ट्रांजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर है। सिर्फ बातों को सुनना है और ध्यान से देखना है, चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की, इसी पीढ़ी का जो है यानी थर्ड जनरेशन का भाषा क्या हुआ, ठीक है, यानी कि अब हम लोग लैंग्वेज का, कौन सा लैंग्वेज का यहाँ डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए पहला नंबर कि इस पीढ़ी में जो पॉइंट हम दे देते हैं कि इस पीढ़ी में देखिए HLL लैंग्वेज का विकास हुआ, लैंग्वेज का विकास हुआ, लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है, विकास हुआ। अब यह क्या हुआ, देखिए अब HLL का फुल फॉर्म बताइए। तो HLL का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है, देखिए तो ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ देगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज, इसको याद रखिएगा, लैंग्वेज। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। एक बार जब आप कंप्लीट क्लास कर लेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूँ कि 15 क्वेश्चन में आप 14 नहीं करके आइएगा। आपके गलती से मिस्टेक हो सकता है, समझ गए, लेकिन आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। टोटल सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए, और कठिन मेहनत जरूरी है। शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं होता है मेरे भाई, तपना पड़ता है सोना की तरह,
तब जाके निखरिएगा और चमकिएगा एकदम हीरे की तरह। तो ज़रूरी है आपको तपने की और अपने माता पिता के सपना पूरा करने की और अपना सपना पूरा करने की, ठीक है। और समाज में नाम प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं तो आपको इस मौका को जाने नहीं देना है और हर हाल में जान लगा दीजिए, जान फूंक दीजिए, ठीक है। खाना पीना छोड़ दीजिए, इतनी बेसब्री और बेताबी से रखिए सफलता पाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भोजन उतना ही लीजिए जितना आप जी सकते हैं, बाकी खाने के लिए टाइम है। भर पेट खाना भी नहीं खाना है भाई, भर पेट खाना खाइएगा तो नींद आएगा। ये पढ़ने के वक्त भर पेट खाना नहीं खाना है। मोबाइल से आप पढ़ते हैं तो आप चश्मा ले लीजिए, चश्मा खरीद लीजिए, चश्मा से आँख खराब आपका नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। सुबह उठिए, कम से कम 2 किलोमीटर एकदम 5 बजे सुबह जग जाइए और 2 किलोमीटर जो है से एकदम दौड़ते हुए चले जाइए, ठीक है। और कुछ हल्का फुल्का जॉगिंग 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए और इसके बाद पढ़ाई कीजिए और हल्का फुल्का खाना खाना है। और रात को 9 बजे पढ़ाई स्टॉप कर देना है, 9 बजे तक खाना भी खा लेना है और खाना खाने के बाद 1 घंटा टहलना है और टहलने के बाद 10 बजे जो है आपको सो जाना है। मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना है, चाहे पढ़ाई हो या नहीं हो, 10 बजे तक सो जाना है और 10 से 5 बजे तक कंटिन्यू नींद लेना है, एकदम भरपूर नींद। जितना ज़्यादा भरपूर नींद लीजिएगा उतना ही जब पढ़िएगा तो दिमाग में एडजस्ट करेगा, समझ गए। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट। अब देखिए इसमें कौन कौन भाषा का विकास हुआ, तो भाषा का हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, जिसको आपको याद कर लेना है दम, जैसे भी याद कीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको आपको दम हर हाल में याद कर लेना है। देखिए FO, 1 मिनट भाई, देखिए फिर से हम आपको लिख देते हैं। देखिए ये आपको हो जाएगा 410, ठीक है। दूसरा देखिए कोबोल हो गया भाषा, ठीक है। तीसरा आपको भाषा देखिएगा तो ये आपको पास्कल भाषा, ठीक है। इसके बाद आपको देखिएगा भाषा तो बेसिक हो जाएगा, आपको C+ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये सब जो भाषा का डेवलपमेंट इस पीढ़ी में हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इस भाषा को तो आपको याद कर जाना है कि इस पीढ़ी में इस भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। देखिए अब ये नहीं समझना कि फोर्ट्रेन भाषा क्या है भाई, कोबोल भाषा क्या है, पास्कल भाषा क्या है, अब ये सब एग्जाम में पूछता नहीं, समझे। इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ देगा तो इसका फुल फॉर्म हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, चाहे जब इसका आएगा क्लास तो हम उसमें ले लेंगे, ठीक है। तो आपको केवल नाम याद रखना है कि किस भाषा में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़िए जो आपको एग्जाम में आ जाए। और क्या पढ़ना है ये मायने रखता है, नहीं कि क्या छोड़ना है, ये बात जान लीजिएगा ना तब एग्जाम आप क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को नहीं जान ली। किताब में तो बहुत सारा लिखे हुए हैं, सबको रट जाए क्या, नहीं। और किस पे कम ध्यान देना और किस पे ज़्यादा ध्यान देना, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि अभी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं चैप्टर का ना, तो हर पहलू पे हमको नज़र देना है, समझ गए। और जब इस चीज़ को नज़र जब हम दे लेंगे और किस पे कम ध्यान देना हो किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात को जानकारी होना चाहिए। तब जाके टीचर इसी के लिए होता ही है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर आपको बताता है। तो टीचर को बात का अवहेलना नहीं कीजिए, ठीक है। जिंदगी में माता पिता और अपने गुरु का बात का अवहेलना नहीं करना है। चलिए, गुरु कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर है कि HHHLL को, ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते फिर आपको बताते हैं, ठीक है। HLL को मशीन, देखिए मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए, देखिए के लिए ट्रांसलेटर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्रांसलेटर का जरूर याद रखिएगा, ट्रांसलेटर का
का जरूरत पड़ी। अब देखिए जरूरत पड़ी। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि बात को हम क्या लिख देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ जो है HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को हमको क्या करना है कि मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए हमको एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। और ट्रांसलेटर जो है वो 2 ट्रांसलेटर था, ठीक है। इस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। यहाँ सवाल डायरेक्ट पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी, तो वो है ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए ट्रांसलेटर जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेटर 2 प्रकार के होते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेटर 2 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत होते हैं। देखिए पहला नंबर, देखिए COMPILER कंपाइलर, एक मिनट, COMPILER, ठीक है, कंपाइलर। सेकेंड इंटर, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए कंपाइलर हो गया और एक इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है। अब हम इस 2 पॉइंट को यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस चीज़ को फोकस करना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए हमको आवश्यकता किस चीज़ की थी, तो ट्रांसलेटर की थी, ठीक है। अब उस ट्रांसलेटर जो है 2 प्रकार का था। अब जैसे कि ये कंपाइलर हो गया और ये इंटरप्रेटर है। अब आप नाम से ही इसकी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। कैसे याद होगा इसको देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे कोई भी नेता जो है आप भाषण दे रहा है, ठीक है। अब नेता भाषण दे रहा है और 2 जो है अनुवादक हैं, 2 ट्रांसलेटर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक बाएं और एक दाएं है। तो मान लेते हैं कि जो नेता बोल रहा है, ठीक है, तो इधर बा ट्रांसलेटर यानी कि इसको हम कंपाइलर कहते हैं। अगर इस मान लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं, मान लें नेता हम हो गए, तो हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहा है कि हू बहू मतलब पूरी बात को जब हमारा स्पीच समाप्त हुआ, ठीक है, और हम जो भी बात बोले उसको स्टार्टिंग से कंपाइलर जो है एक बार में कन्वर्ट करके बता देता है। और इंटरप्रेटर क्या कहता है कि एक एक वाक्य, एक एक शब्द मतलब रुक रुक के बोलता है, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेटर कहते हो। ऐसे भी इंटरप्रेटर का अंग्रेजी में देखिएगा तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या हो गया, हस्तक्षेप करने वाला, यानी कि डिस्टर्ब करने वाला बीच में, ठीक है, बीच में रुक रुक कर चीजों को अनुवाद करता था, ठीक है। फिर से आप इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर 2 चीज है। मान लेते हैं कि हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, एक मिनट, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई नेताजी है, ठीक है, कोई नेताजी है, ठीक है, और मान लेते हैं नेताजी हैं और यहाँ पर कंपाइलर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपाइलर है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको इंटरप्रेटर है। ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेटर है, ठीक है। अब आपको क्या करता है कि इनका जो भाषण है नेताजी का, ये सुनता है और उसको एक बार में अनुवाद करके दे देता है, ठीक है। और इधर जो है इंटरप्रेटर जो है ये सुनता तो है लेकिन एक बार में पूरी स्पीच को डिलीवर नहीं करता है, ये रुक रुक कर करता है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, कंपाइलर सुने ही बात को मतलब एक बार में ट्रांसलेट करके दे देता है और इंटरप्रेटर क्या है कि रुक रुक कर देता है। आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहिए तुम इसको लिख भी देते हैं, चलिए लिख देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को एक बार में ही, ठीक है, एक बार में ही, ठीक है, एक बार में ही, ठीक है,
एक बार में ही अनुवाद कर देता है, एक बार में ही, ठीक है, प्रोग्राम 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 कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है, समझ गए? ठीक है, देखिए, ठीक है, यहां देखिए, एक बार में ही प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, जो भी प्रोग्राम दिया हुआ है इसको एक ही बार में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? क्या करता है कि एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, कोई दिक्कत? और वहीं पर इंटरप्रेटर जो है, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, रुक रुक कर रुक रुक कर रुक रुक कर, ठीक है, प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, प्रोग्राम कन्वर्ट करता है। आप समझ गए? ये दो पॉइंट जो है आपको हर हाल में याद रखना है, कंपाइलर के विषय में और इंटरप्रेटर के विषय में, इसको भूलना नहीं है। ठीक है भाई भाई, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। अब हम लोग को उदाहरण देखना है, ठीक है, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग इस पीढ़ी का उदाहरण का देखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे पहला उदाहरण है आपका CDC 6600, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग NCR 395, ठीक है, B6500, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तीनों को याद रखिएगा, इत्यादि कर देते हैं, ठीक है, चौथा में ही लिखते हैं, तीन को याद रखिएगा। अब देखिए इन सभी चीजों का प्रयोग क्या हो गया, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिए देखिए फुल फॉर्म देखते हैं और उसके विषय में बताएंगे, ठीक है। DMS, ठीक है, तो DMS का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि होता है डाटाबेस, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इस OS, ठीक है, तो OS मतलब होता है ये आपका ऑनलाइन सिस्टम। एक OS के फुल फॉर्म और लिखाए थे, उसको आप कमेंट करके बताना है कि क्या हम लिखाए थे पिछली क्लास में, ठीक है। RS, ठीक है। अब आप देखिए इसका फुल होता है रिजर्वेशन सिस्टम। आपने देखा होगा कि आपको जो रेलवे आप सफ़र करते हैं तो उसमें RS टिकट होता है, यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम, इसका ई फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब तीनों का जो है उपयोग जो है आपको, इस सभी का उपयोग जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता था, ठीक है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ठीक है। यानी जितना भी CDC 6600 है, यानी 6600 है, NCR 395 है, यानी B6500 है, इन सभी का प्रयोग DMS के लिए होता था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेकर, यानी डाटा को प्रबंधन करने के लिए, और OS यानी ऑनलाइन सिस्टम के लिए होता था। दूसरा आपको रिजर्वेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया गया, यानी कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग जो है आपका किया गया, ठीक है, रूप से इन सभी का प्रयोग शुरू हो गया, इन सभी का प्रयोग, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां तक है मेरे दोस्त कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट बातें डालते हैं। अब हम लोग इसका तीसरी पीढ़ी का यानी कि स्टोरेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्या था, देखिए इस पीढ़ी में मैग्नेटिक ध्यान दीजिएगा, कोर
प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, आपको मीडियम, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टोरेज जो है, देखिए इस पीढ़ी में जो है हमारे पास क्या हो गया कि मैनेजमेंट जो स्टोरेज का जो डेवलपमेंट हुआ था, ये आपको मैग्नेटिक कोर स्टोरेज सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ था आपको पिछली पीढ़ी में, यानी कि सेकेंड पीढ़ी में। अब यहाँ जो है यही चीज़ बढ़कर क्या हो गया, ये आपको मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज मीडियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जनरेशन का प्रमुख बिंदु क्या क्या है, ठीक है। प्रमुख बिंदु, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रमुख बिंदु। देखिए पहला नंबर है कि चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम समझा देंगे, दो पॉइंट है इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहां देखिए इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए ठीक है, करने के लिए यहाँ सॉफ्टवेयर का उपलब्ध होना, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज देखते हैं कि देखिए चुंबकीय कोर जो है सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होने लगा। यहाँ इसका कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय जो कोर था वो सॉलिड स्टेट यानी कि मोटा में मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग होने लगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपलब्धता जो है इस पीढ़ी से होना शुरू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जो है इस क्लास में हम इतना ही बिंदु रखते हैं और थर्ड जनरेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। और बस नेक्स्ट वीडियो में है चौथा और पांचवा पीढ़ी के महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्यूटर के तैयारी के लिए निश्चिंत रहिए। और एक और हम बात बताने वाले हैं कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, समझे, उन सभी का एक कमेंट आ रहा है कि सर आप पेड क्लासेस लाइए, ठीक है। तो क्या आप पेड क्लासेस के लिए सहमत हैं? तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कितने लोग पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि पेड क्लास में आप कंटिन्यूअस रहिएगा। तो मैं आपको बता दे सकता हूँ कि यूट्यूब पर भी हम रहेंगे और आपको ऐप पर भी रहेंगे। तो ऐप पर अगर पढ़ना है तो उसमें आपका फैसिलिटी यह मिलेगा कि वहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, प्लस बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट फ्री में रहेंगे और सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट ही नहीं, और दोस्तों मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँ कि मेरी मजबूरी है कि हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लाइव कभी लेंगे तो टाइम से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि आने का बड़ा टाइम नहीं रहता है। तो जब आते हैं थके रहते हैं तो कुछ रेस्ट करके चाय पानी होता है, नाश्ता होता है, इसके बाद जो है क्लास लेना पड़ता है। तो आपको अगर आप रिकॉर्डेड क्लास के लिए सहमत है तो हम एप्लीकेशन पे आपको रिकॉर्डेड क्लास एकदम सिलसिलेवार ढंग से अवेलेबल करा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आपका बोर्ड पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट आपका फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अगर इससे सहमत है तो देखते हैं जरा सा आगे बढ़कर। और
विशेष बात फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि नए हमारा चैनल है, नई शुरुआत ही किए हैं, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्रेम जो है हमें मिलना चाहिए और हम इसके हकदार भी हैं, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत सारे लोग जो है से पूछ रहे थे कि सर आप करते क्या, ठीक है। देखिए मैं एक आपको बिहार सरकार में गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है, और 10 सालों से जॉब में हूँ। अभी फ़िलहाल जो है प्रधानाध्यापक के पद पर मेरा बीपीएससी द्वारा सिलेक्शन हो गया है और हम जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं एज ए बीपीएससी के प्रधानाध्यापक पद के लिए, क्योंकि उसमें फॉर्म टीचर लोग ही भरे थे, तो टीचर लोग का ही सिलेक्शन हुआ है। तो हम बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक में चयन मेरा हो गया है और हम जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए हैं। तो अब मेरे लिए भी खुशखबरी है और आप सभी के लिए भी खुशखबरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।